मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का 12th चैप्टर कार्बोनिल यौगिक यानी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग 2 कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड व कीटोन। क्लास 12th में 12th चैप्टर जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जेट एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, आईआईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक, जिसकी अभिक्रिया जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया और दूसरा एल्डोल संघनन। तो पहली बात करेंगे हम नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया की। तो इसमें नाभिक स्नेही का पहले तो योग होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो पहले तो नाभिक स्नेही का योग होता है और फिर विलोपन। विलोपन का मतलब किसी अणु का निकलना, एलिमिनेशन मतलब किसी न किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना। तो नाभिक स्नेही का योग होने के बाद उसमें से कोई ना कोई अणु निकल जाता है और नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया जो है वो कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ। अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ कार्बोनिल यौगिकों की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया होती है। तो अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। तो अमोनिया का फार्मूला मैंने लिख लिया NH3। अब मान लो मैंने इसका कोई व्युत्पन्न लेना है, तो वो व्युत्पन्न कैसे बनाया जाता है? इस H को हटाकर कोई अन्य समूह लगा दिया जाता है, किसी एक H को हटाकर अन्य समूह लगा दिया जाता है। तो माना यहाँ मैंने जो अन्य समूह लगाया उसे मैंने G से डिनोट कर दिया। G जस्ट मैंने एक कॉमन वर्ड लिया है जो हमारी बुक के अंदर लिया हुआ है। इस G की जगह कोई ना कोई समूह आएगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो NH2, ये NH2 हो गया, इसके आगे भी मैं NH2 ही लगा दूं तो ये हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन जो है वो अमोनिया का व्युत्पन्न है। तो यहाँ G की जगह NH2 लगा है। ऐसे ही मैं G की जगह OH लगा दूं, G की जगह OH लगा दूं तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन ये भी अमोनिया का व्युत्पन्न है। ऐसे ही मैं हाइड्रोजीन में से एक H हटाकर, अब ये था NH2, इकट्ठा लिख रहा हूँ। अब NH2 आगे भी NH2 है, इसका एक H हटाकर अगर फेनिल समूह लगा दूँ, फेनिल समूह यानी वलय लगा दूँ, तो ये बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन यानी हाइड्रोजीन में मैंने फेनिल समूह जोड़ दिया तो वो बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। आगे और भी एक दो व्युत्पन्न हम डिस्कस करेंगे, अभी पहले अभिक्रिया देखें कि अभिक्रिया क्या होनी है। तो हाइड्रोजीन हो गया NH2 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 NH2। तो ये G जो है मैंने कोई ना कोई समूह लगाया है H को हटाकर। उस G की जगह आप NH2 लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, NH के साथ वलय जोड़ सकते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन बन जाएगा वो। अब अभिक्रिया कैसे होगी? कार्बोनिल समूह जो होता है वो CO समूह है। CO समूह कार्बोनिल समूह है। एल्डिहाइड है तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, और कीटोन लेना है तो दोनों CH3 आ जाएंगे। तो ये कार्बोनिल समूह होगा। अब पहले नाभिक स्नेही का योग होगा। अब नाभिक स्नेही कौन सा निकलेगा इसमें से वो देखें हम। H पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। H पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव। इधर क्या करेंगे हम? पाई बंध के इलेक्ट्रॉन O की ओर स्थानांतरित कर देंगे तो O पे माइनस आ जाएगा, C पे प्लस आ जाएगा। पहले भी ये पूरी प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं कि O पे क्या आ गया? माइनस, और C पे क्या आ गया? प्लस। O पे माइनस, C पे प्लस। अब O के साथ क्या जुड़ेगा? H।
तो O के साथ हमने क्या जोड़ दिया, क्योंकि O माइनस है तो O के साथ हमने H जोड़ दिया, और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, NHG, NHG। तो ये NHG जो है, तो मैंने क्या किया, ये H तो जोड़ दिया किसके साथ, O के साथ, और ये जो N था ये जोड़ दिया किसके साथ, इस C के साथ। तो ये मेरे पास योगो उत्पाद बन गया। लेकिन ये योगो उत्पाद जो है ये अस्थायी है। क्यों है अस्थायी, कारण वही कि एक ही कार्बन के साथ दो नेगेटिव जुड़े हैं, एक ही कार्बन के साथ दो नेगेटिव जुड़े हैं, तो ये अस्थायी है। ऐसी स्थिति में अगर इसमें से कोई अणु निकल सकता है दोनों नेगेटिव में से, तो हमने वो अणु निकालना है। अब आप इसको देखें, ये नेगेटिव है OH, ये नेगेटिव तो OH है, ये नेगेटिव NHG है। अब इसमें से कोई अणु देखें निकल सकता है, तो ये अणु निकलेगा कौन सा, HOH, जल निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बातें मैंने पहले बताई हुई हैं आपको, तो जिन्होंने पहले पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो ये वहाँ से पहले पिछले वीडियो देखें तो आपको कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत ईजी क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो गया है, जल का अणु निकल गया है, जिसको हमने विलोपन बोला है। जल के अणु का निकलना ही यहाँ विलोपन है। तो -H2O यानी जल का अणु निकल गया। अब जल का अणु निकलने के बाद जो बचा उसको लिखे हम लोग, तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड के साथ आप देखें N जुड़ा हुआ है यहाँ, सिंगल बॉन्ड के साथ N जुड़ा हुआ है। N के आगे सिंगल बॉन्ड से G भी जुड़ा हुआ है, तो N के आगे सिंगल बॉन्ड से G भी जुड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे तो N का एक बॉन्ड फ्री हो गया और C का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो जब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार C और N में यहाँ डबल बॉन्ड हमें दिखाई देगा। तो ये बना हमारे पास फाइनल उत्पाद, अंतिम उत्पाद। तो पहले तो नाभिक स्नेही का योग हुआ और फिर कोई ना कोई अणु निकला। अब इसको शॉर्ट में कैसे देखें हम लोग, शॉर्ट में कैसे करें बिल्कुल, तो इसको शॉर्ट में करने का तरीका देखें। ये था मेरे को, अगर फाइनल उत्पाद सीधा बताना हो हमारे को एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे। ये CO है, कार्बोनिल समूह प्लस, मैं यहाँ सारी शॉर्ट में ही करूँगा, वो पूरा डिटेल मेथड आपको दे दिया ऊपर। ये जो बिक रहे हैं ये बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा आपको। तो ये कार्बोनिल समूह हो गया। अमोनिया का व्युत्पन्न क्या है, NH2G, तो ये मैंने लिख दिया NH2G। फाइनली क्या हुआ, यहाँ से जल निकला। तो फाइनली जब जल निकला है तो यहाँ से जल सीधा निकाल दें आप लोग। तो ये यहाँ से जल रिमूव कर दिया हमने, H2O रिमूव कर दिया। H2O रिमूव करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अंतिम उत्पाद दिखेगा यहाँ C, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, डबल, आगे क्या आया N, और N के आगे क्या जुड़ा है, G। तो यही आपका अंतिम उत्पाद वहाँ बना था। देखो आप, अगर आप अकेला अंतिम उत्पाद देखना चाहते हैं तो आप सीधा जल निकाल दें, अंतिम उत्पाद यही था। देखो C डबल बॉन्ड NG, अंतिम उत्पाद जो है वो यही था। अगर आप डायरेक्ट अंतिम उत्पाद देखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप सीधा अपना सकते हैं। ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका। यहाँ हम फाइनल प्रोडक्ट ही करेंगे सबके। जैसे कार्बोनिल समूह है तो कार्बोनिल समूह क्या होगा, CO, तो ये मैंने लिख दिया CO प्लस हाइड्रोजन, CO प्लस हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे हम, फाइनल उत्पाद बनाने के लिए जल निकालेंगे। तो जल निकालने के लिए H2O, ये हमने जल निकाल दिया H2O। तो जब जल निकाला तो क्या बना यहाँ, C डबल बॉन्ड, आगे क्या आ गया N, और N के आगे क्या पड़ा है, NH2। और जब एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसे हाइड्रोजोन के नाम से जानते हैं। ये बना हाइड्रोजोन। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा, कीटोन है तो कीटो हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो यहाँ अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ CH3 और यहाँ H आ जाएगा, और अगर कीटोन है तो यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 आ जाएगा। तो मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा आपसे, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछला वीडियो देखें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगर ये कार्बोनिल समूह से क्रिया करेगा तो क्रिया वही होगी, यहाँ मैंने कार्बोनिल समूह लिख दिया CO, रिएक्शन वही होगी। पहले नाभिक स्नेही का योग होगा,
और फिर जलकाणु निकलेगा। तो पहले नाभिक स्नेही का योग होगा सेम इसी तरह से, और फिर जलकाणु निकलेगा। तो हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट बताने का तरीका, यहाँ से हमने जलकाणु निकाल दिया H2O, तो बना क्या, C डबल बॉन्ड NOH, और हाइड्रोक्सिल अमीन से कार्बोनिल यौगिक क्रिया करके जो उत्पाद देते हैं उस उत्पाद को हम ऑक्जिम के नाम से जानते हैं, ऑक्सिम या ऑक्जिम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बोनिल यौगिक किस अभिकर्मक से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। कार्बोनिल यौगिक जो हैं वो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। ये अभिक्रिया अपने ग्लूकोज में भी पड़ी थी कि ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम देता है, जो इसमें कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती है। अब अगर फेनिल हाइड्रोजीन है तो वहाँ हम कार्बोनिल समूह लें, तो कार्बोनिल समूह हो गया CO, रिएक्शन वही होगी, क्या होगा, यहाँ से जल निकलेगा, तो ये H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बना, C डबल बॉन्ड NH C6H5, यानी फेनिल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से क्रिया की थी हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया की तो फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। और फेनिल हाइड्रोजीन का ही एक और व्युत्पन्न कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करता है 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिसे हम शॉर्ट में 2,4-DNP बोलते हैं, 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोनिल यौगिक की पहचान के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो यह प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे, कार्बोनिल यौगिक की पहचान के लिए 2,4-DNP परीक्षण यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करवाई जाती है। अब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन क्या है, ये 1 नंबर हो गया, ये 1 नंबर कार्बन, आप 2 नंबर पे नाइट्रो लगा दें, NO2 नाइट्रो हो गया, और आप 4 नंबर पे, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, आप 4 नंबर पे भी नाइट्रो लगा दें, तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन के 2 और 4 नंबर पे अगर हम नाइट्रो लगा देते हैं तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है, और उत्पाद में भी यहाँ 2 नंबर पे और 4 नंबर पे नाइट्रो आ जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, जो कि नारंगी रंग का अवक्षेप होता है, लाल नारंगी अवक्षेप, रेड ऑरेंज PPT, लाल नारंगी अवक्षेप यहाँ प्राप्त होता है, जो कि कार्बोनिल यौगिक की पहचान में यूज होता है। अगर कोई यौगिक, ये कोई यौगिक है, मान लो यौगिक X, कोई भी यौगिक है, यौगिक X, अगर कोई यौगिक 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके लाल नारंगी अवक्षेप दे देता है तो फाइनली वो यौगिक कार्बोनिल यौगिक ही होगा। तो ये अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक की पहचान में प्रयुक्त होती है। इसी का एक एग्जाम्पल और है सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। अब सेमी कार्बेजाइड क्या होता है वो देखें हम, सेमी कार्बेजाइड आपकी बुक में नाम दिया हुआ है सेमी कार्बेजाइड। अब इसका फार्मूला देखें हम, सेमी कार्बेजाइड ये अमोनिया का यूरिया व्युत्पन्न है, अमोनिया का यूरिया व्युत्पन्न। अब हमने क्या करना है, अमोनिया का एक H हटाना है, तो ये H हमने, अमोनिया का सूत्र क्या है, ओपन करके अगर हम लिखते हैं NH3, तो मैं ओपन करके यहाँ दिखा रहा हूँ HNHH। अब ये वाला H मैंने हटाना है, तो सेम पहले बताया आपको उसी तरह से, तो क्या बचा, NH2 बचा, NH2। अब इसके साथ यूरिया जोड़ना है। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया है NH2CO NH2, इसको मैंने इसमें जोड़ना है। लेकिन अभी यूरिया का कोई बॉन्ड खाली नहीं है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, इसका भी एक H हटा देंगे। जब इसका एक H हटा देंगे तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा।
अब इस खाली बॉन्ड के साथ यहाँ यूरिया जुड़ जाएगा, NHCO NH2। तो इस प्रकार हमने अमोनिया में यूरिया ऐड कर लिया जो बन गया सेमी कार्बेजाइड। अब अगर इस सेमी कार्बेजाइड की क्रिया हम कार्बोनिल समूह से करवाते हैं, CO समूह से करवाते हैं, तो यहाँ से वही सेम स्थिति जल निकल जाता है, H2O निकल जाता है और जो बनेगा वो बनेगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। तो CO से O निकल गया तो दो बंद खाली, डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों H चले गए, क्या बचा N के आगे NHCO NH2। तो ये बन गया सेमी कार्बेजोन। तो कार्बोनिल यौगिक सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करके सेमी कार्बेजोन देते हैं। तो ये अभिक्रिया थी कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया, जिसमें पहले तो नाभिक स्नेही का योग होता है और फिर जल का अणु निकलता है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही युगात्मक विलोपन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम एल्डोल संघनन की। तो अब बात कर रहे हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एल्डोल संघनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में उपस्थित हो रहे हैं। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है। एल्डोल संघनन केवल वे ही कार्बोनिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। जिन कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल संघनन दर्शाते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एसिटल्डिहाइड है CH3CHO एथेनेल और फॉर्मल्डिहाइड है HCHO मेथेनेल। अब दोनों में से कौन एल्डोल संघनन दर्शाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसको कंसीडर करें तो कार्बोनिल समूह हो गया CO समूह। CO समूह कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। कार्बोनिल समूह के साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड तो इसने इसी कार्बोनिल समूह के साथ बनाया है, तो बाकी के तीन बॉन्ड इसके खाली हैं। अब ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए, फिर अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब हम देखें एथेनेल को, एसिटल्डिहाइड को, तो ये कार्बोनिल समूह हो गया, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये एल्डोल संघनन दर्शाएगा। लेकिन इसको देखें दूसरी साइड, तो ये कार्बोनिल समूह हो गया। अब कार्बोनिल समूह के साथ अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अतः ये एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटल्डिहाइड या एथेनेल एल्डोल संघनन दर्शाता है जबकि मेथेनेल नहीं। तो एसिटल्डिहाइड या एथेनेल में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति है, इसलिए ये एल्डोल संघनन दर्शाता है, जबकि मेथेनेल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता या फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, अतः ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड देखें तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ C6H5CHO। C6H5CHO, C6H5 क्या है? बेंजीन वल्य है। ये फार्मूला होगा बेंजल्डिहाइड का। अब ये कार्बोनिल समूह, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब इसके आप बॉन्ड गिने अल्फा कार्बन के, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया 2 और 2 बॉन्ड ये हो गए, तो कितने बॉन्ड हो गए टोटल? 4। इसने 4 बॉन्ड पूरे बना रखे हैं, तो इसके पास हाइड्रोजन जुड़ने के लिए स्थान नहीं है। तो इसमें अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है। अब एल्डोल संघनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सरल एल्डोल संघनन सिंपल एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल। सरल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल को मिश्रित एल्डोल भी बोलते हैं। सरल एल्डोल क्या होगा, जिसमें भाग लेने वाले दोनों कार्बोनिल यौगिक सेम होंगे, दोनों कार्बोनिल यौगिक सेम होते हैं, उसे हम सरल एल्डोल संघनन कहते हैं। और यदि दोनों कार्बोनिल यौगिक अलग अलग हो जाएं, दोनों कार्बोनिल यौगिक अलग अलग हों, डिफरेंट हों, भिन्न हों, तो ऐसे एल्डोल संघनन को क्रॉस एल्डोल कहा जाता है। तो सरल एल्डोल क्या है, जिसमें दोनों कार्बोनिल यौगिक सेम हैं। क्रॉस एल्डोल क्या होगा, जिसमें दोनों कार्बोनिल यौगिक भिन्न होंगे। अब बात कर रहे हैं हम सरल एल्डोल की। सरल एल्डोल संघनन, सरल एल्डोल संघनन जैसे एसिटल्डिहाइड का एल्डोल संघनन है, तो एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड की क्रिया करवाएंगे। सरल एल्डोल संघनन जैसे अगला दे दे एसिटल्डिहाइड की एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिखो, तो हमने क्या करना है, एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, तो CH3 CHO प्लस CH3 CHO। और एल्डोल संघनन जो है ये अभिक्रिया होती है तनु क्षार की उपस्थिति में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। चाहे आप डाइल्यूट NaOH ले लें, चाहे आप डाइल्यूट BaOH की ट्वाइस ले लें, चाहे डाइल्यूट CaOH की ट्वाइस ले लें, तो एल्डोल संघनन जो होता है वो तनु क्षार की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। सरल एल्डोल संघनन में दोनों कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है ये, तो दोनों कार्बोनिल यौगिकों में से इसमें से या इसमें से किसी भी एक में से आप अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके दिखाएं। जैसे यहाँ CH3 है, तो मैं इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को CH2 और H की फॉर्म में लिख रहा हूँ। है तो वो CH3, लेकिन मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन अलग दिखा दिया है। क्लियर, क्योंकि एल्डोल संघनन अभिक्रिया होनी अल्फा हाइड्रोजन के कारण है, तो जो CH3 था उसको मैंने CH3 नहीं लिखते हुए CH2 और H लिख दिया। एक ही बात है, CH3 लिख दूँ चाहे CH2 और H लिख दूँ। अब आप देखें H पे क्या आवेश होगा, प्लस, CH2 पे क्या होगा, माइनस। इसकी मैकेनिज्म भी मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले अभिक्रिया समझ लें। तो H पे क्या आएगा, प्लस, CH2 पे क्या आएगा, माइनस। अब ये प्लस माइनस आ गया, ये इसमें जाके जुड़ेंगे, ये इसमें जुड़ेंगे, तो इसमें C और O में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, O की। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसकी ओर, O की ओर। तो CH3 CHO, O का बॉन्ड खाली हो गया, C का बॉन्ड खाली हो गया। O पे माइनस है और C पे प्लस है, O अधिक विद्युत ऋणी है तो माइनस और C प्लस। तो जो माइनस है, माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, H, तो माइनस के साथ क्या जुड़ गया, H, यानी O के साथ जुड़ गया H, और C के साथ क्या जुड़ गया, CH2 CHO। तो O के साथ तो क्या जुड़ गया, H, O के साथ तो जुड़ गया H, और C के साथ क्या जुड़ गया, CH2 CHO। तो ये बन गया एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए एल्ड और OH के लिए ओल, अल्कोहल का अनुलग्न ओल है, तो एल्ड ओल। तो ये जो उत्पाद बना है, इस उत्पाद को एल्डोल कहा जाता है। ये एल्डोल बना है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो एल्डिहाइड के लिए एल्ड और अल्कोहल के लिए ओल, तो ये बना है एल्डोल। अब इसमें से जल निकलेगा, क्योंकि संघनन यही होता है, संघनन में छोटा अणु निकलता है। तो अब एल्डोल बन गया, अब संघनन करना है, संघनन यानी इसमें से छोटा अणु निकालना है, तो यहाँ से जल निकलेगा -H2O। अब आप देखें तो सेम पहले वाली प्रोसेस से जल निकाल लेंगे हम लोग, जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है HOH, तो ये OH गया, ये OH गया, किससे गया ये OH, C से, तो अगला H जाएगा C के पड़ोसी से, C के पड़ोसी से,
तो जिसने पहले H दिया था, जिस कार्बन ने पहले H दिया था वही कार्बन अब वापिस H देगा। क्लियर? जिसने पहले H दिया था वही कार्बन वापिस H देगा। इसका भी रीज़न बता दूंगा आपको। एक सतजैफ रूल आता है, वो सतजैफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है यहाँ, लेकिन अपने सीधा सोच लें कि जिसने पहले H दिया था वही अब H देने वाला है। तो ये OH गया किससे? C से, तो अगला H जाएगा C के पड़ोसी से, C के पड़ोसी से H निकाल लिया हमने, तो क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH, अब C का बॉन्ड खाली रह गया, सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि इससे भी एक H चला गया तो इसके पास भी एक H बच गया, 2 H थे यहाँ, एक H चला गया तो एक H बच गया, CH, CHO। वापिस देख लें, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, CHO। अब आप देखें तो यहाँ देखें तो इस C का बॉन्ड खाली हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, और यहाँ ये वाला H जब गया तो इस C का भी एक बॉन्ड खाली हो गया, तो दोनों C का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, इसलिए दोनों के बीच वो जो बॉन्ड खाली हुआ है वो आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ब्यूट 2 इनेल। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए ब्यूट 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो अनुलग्न एल लगता है, तो इकट्ठा लिखेंगे तो ब्यूट 2 इनेल, यहाँ प्रोडक्ट बना है ब्यूट 2 इनेल। अब मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, 12th में, तो आपने ये पूरी प्रोसेस करनी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और आपसे पूछ लिया गया कि एथेनेल का एल्डोल संघनन करने पर बनने वाला उत्पाद है, तो कैसे करेंगे हम देखें। आप लोग 2 एथेनेल लिख लें, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। तो अभी इसमें से देखें हमने फाइनली क्या किया, जल निकाला, तो जल निकाल दें, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जल निकालें तो दोनों H एक से ही लेने हैं। जैसे पहले मैंने इससे H लिया तो अगला H भी इसी कार्बन से लिया था, तो अब जैसे यहाँ से दोनों H ले लिए और यहाँ से O ले लिया, तो ये जल निकाल लिया, दोनों H इससे O। अब आप प्रोडक्ट चेक कर ले, यही बनेगा, वापस चेक कर सकते हैं क्या बना। देखो CH3, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, CH3 CH कितने बॉन्ड खाली हुए? 2, यानी डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ 3 H थे, 2 इसमें चले गए, जल में चले गए 2, तो यहाँ बचा CH के आगे CHO। तो इस तरह डायरेक्ट जल निकाल के फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो एल्डोल संघनन जब भी आपने करना है डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने, तो ये था सरल एल्डोल संघनन। अब सरल एल्डोल संघनन आप एसीटोन का सरल एल्डोल संघनन और करेंगे। कल हम पहले इस अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे, एसीटोन का सरल एल्डोल संघनन, फिर हम चलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन से, ताकि क्लियर हो जाए मेरे को कि आपको ये समझ आई है या नहीं आई। तो कल आपने एसीटोन का सरल एल्डोल संघनन तैयार रखना है। कल हम पहले इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे, पूरी रिएक्शन चेक करेंगे, एसीटोन प्लस एसीटोन, ये अभिक्रिया आप लोग करके रखेंगे एल्डोल संघनन की। करनी सेम उसी तरीके से है, किसी भी एक से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के दूसरे में जोड़ना है, फिर जल निकालना है। तो सेम यही मेथड रहेगा। इसका प्रोडक्ट आप लोग तैयार रखेंगे। तो कल पहले हम इसका प्रोडक्ट टैली करेंगे, फिर आगे चलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की ओर। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अभिक्रिया समझ आ रही है, रट्टा नहीं मारना पड़ रहा है आपको, दूसरी बात ये, समझ आ रही है तो मतलब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आपको अभिक्रिया समझ आ रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो क्रॉस एल्डोल संघनन के साथ। धन्यवाद।